हेलो वेलकम सत श्री अकाल केम छो दिस इज भाग पावा एंड वेलकम यू ऑल टू फर्स्ट हैंड टिप्स। आज हमारा टीएसए सीरीज का थर्ड लेक्चर, यूनिट 1 का थर्ड लेक्चर। हमने स्टार्ट करा था व्हाट इज टीएसए से, देन हम आए एरेज पे। उसके बाद मैंने बोला था कि स्टैक्स आएगा, बट दिस इज समवॉट फिलर लेक्चर है। अब फिलर लेक्चर का क्या मतलब है कि एक पूरा टॉपिक नहीं है, ये छोटा सा लेक्चर रहेगा, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि तुमसे पूछा जाएगा ये चीज़। एंड ये किसी चीज़ के बीच में नहीं आता, लाइक ये किसी डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, ये अलग से है। ये एक डीएसए का कॉन्सेप्ट है विच इज़ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सुना तो होगा ही यार तुमने कभी ना किसी के लेक्चर में, वीडियो में, कहीं ना कहीं, गूगल पे, मीम्स में, कहीं तो सुना होगा। एक बार देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। पहले देखते हैं व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? um, ये एक्चुअली सुनने में लगता है कि बताएगा कितना टाइम लग रहा है हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए, बट ये एग्जैक्ट टाइम नहीं बताता। एग्जैक्ट टाइम नहीं बताता, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली मीन्स कि जब तुम्हारा प्रोग्राम बहुत हाई लेवल पे जाएगा, स्केल अप होगा, उस टाइम पे कितना एफिशिएंट रहेगा टाइम के बेसिस पे, यानी वो कितना टाइम तब लगाएगा, कितने ऑपरेशंस तब परफॉर्म करेगा। ओके, ये स्मॉल स्केल पे कितना टाइम लग रहा है उसको एनालाइज करने के लिए यूज नहीं होता। इट इज अ पैरामीटर जो बताएगा कि अगर मैं अभी ये कोड लिख रहा हूं एंड समहाउ इस कोड को 10,000 लोग यूज़ करने लग जाएं, इस ऐप को 10,000 लोग यूज़ करने लग जाएं, इस पर लोड पड़े, इस पर मल्टीपल इनपुट्स आए, लाखों में इनपुट्स आए, ये बहुत लार्ज स्केल जाए, तब क्या होगा? ओके, तो अब जैसे कि मैंने बोला कि इट इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट्स। हम इसको देख ही इसलिए रहे हैं कि जब इनपुट्स लार्ज हो जाएं तब क्या हो। ओके, तो दिस मीन्स कि हम इनपुट्स के ही रिलेशन में देखेंगे, इनपुट साइज के रिलेशन में देखेंगे। अगर इनपुट कुछ है तो उसमें कितना टाइम लग रहा है। अब आई विल गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है। अगर मैं कभी लिखता हूं कि n नंबर्स को इनपुट लो, ठीक है, वाइल करा लगा के n नंबर्स को इनपुट लिया एंड इनपुट लेने के बाद प्रिंट डन लिख दिया, ठीक है। बेसिक एग्जांपल, n इनपुट्स लिए, देन प्रिंट डन लिख दिया। अब n है हमारा इनपुट साइज, सही बात। अब n 1 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 10 लाख हो, क्या हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस में फर्क पड़ेगा? सोच के बताओ क्या होगा। इनपुट्स आए, वो तो ऑपरेशन लेने ही पड़ेंगे, या फिर मैं एरे में डलवा लूंगा तब ऑपरेशन नहीं लेने पड़ेंगे, उतने एक ही में आ गया। बट ऑपरेशन क्या हुआ? प्रिंट हुआ। एक प्रिंट स्टेटमेंट है, हर बार नहीं कर रहे, एक प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हमारा कोड इररिस्पेक्टिव ऑफ इनपुट साइज चलेगा एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट साइज चलेगा। तुम कितना भी बड़ा इनपुट दो या कितना भी छोटा इनपुट दो, वो सेम ही चलेगा। एंड इस चीज को हम कहते हैं O ऑफ 1। अब O क्या है? O तुम्हें ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट हाँ, O इज बिग O नोटेशन। इट इज अ नोटेशन तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दिखाने के लिए। सो बिग ओ नोटेशन के अंदर हम सारे अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ बिग ओ ऑफ 1 क्या है, बिग ओ ऑफ 1 मीन्स 1 इज अ कांस्टेंट। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि
इररिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट साइज एक कांस्टेंट टाइम या कांस्टेंट नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे हमारे कोड को. ओके, सो दिस मीन्स बिग ओ ऑफ 1. आगे बढ़ते हैं. अगर मैं बोलता कि n इनपुट्स लो एंड हर इनपुट लेने के बाद प्रिंट कर दो हेलो, तो अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अगर n इनपुट्स आ रहे हैं एंड हर बार प्रिंट हो रहा है, तो प्रिंट एक ऑपरेशन है. जितनी इनपुट आए उतना ही नंबर ऑफ प्रिंट्स हुए, राइट? जितने नंबर ऑफ इनपुट्स आए उतना ही नंबर ऑफ प्रिंट्स हुए. अगर n एक है तो एक प्रिंट हुआ, n दो है तो दो प्रिंट हुआ, n तीन है तो तीन प्रिंट हुआ. यानी लीनियरली रिलेट कर रहा है. मतलब नंबर ऑफ ऑपरेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इनपुट्स. जब हमारी चीज लीनियरली लिंक कर रही होती है, अगर मैं बोलता हूं नंबर ऑफ ऑपरेशंस को x एंड नंबर ऑफ इनपुट्स को n, तो क्या हुआ? x इक्वल टू n, राइट? तो इन दोनों की पावर 1 है, यानी ये चीज़ लीनियरली रिलेटेड है या फिर एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना रही है. तो जब लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है हमारे इनपुट्स एंड ऑपरेशंस के बीच में, अगर यहाँ पे मैं बोलता कि हर n पे, लाइक हर इनपुट पे दो प्रिंट स्टेटमेंट डालने हैं, हेलो और बाय, राइट? तो क्या होता? तो ये होता कि हमारा x जो होता वो 2 ऑफ n होता, 2 टाइम्स n होता, यानी ऑपरेशंस डबल रहते. दिस इज ऑल्सो अ लीनियर कॉम्बिनेशन, राइट? तो जब भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है, वी से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n. ओके, कांस्टेंट पे O ऑफ 1, लीनियर पे O ऑफ n. तो अगर क्वाड्रेटिक रिलेशन बना तो क्या होगा? O ऑफ n स्क्वायर. क्यूबिक रिलेशन बना तो O ऑफ n क्यूब. अब क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा? अगर मैं बोलता हूं कि n इनपुट्स लेना चाहता हूं मैं, एंड ऑन एवरी इनपुट तुम एक काम कर दो, n प्रिंट स्टेटमेंट्स लगा दो. तो क्या होगा? फर्स्ट इनपुट आया n प्रिंट्स, सेकेंड इनपुट आया n प्रिंट्स, थर्ड इनपुट आया n प्रिंट्स, n तक ये जाएगा, nth इनपुट पे भी n प्रिंट्स. तो टोटल नंबर ऑफ प्रिंट्स कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ प्रिंट्स कितने हुए? n कितनी बार? n टाइम्स. तो n इंटू n स्क्वेयर प्रिंट्स हुए फॉर n इनपुट्स, यानी x बराबर n स्क्वेयर आया मेरा. सही बात? तो दिस मीन्स क्वाड्रेटिक रिलेशन. दिस विल गिव अस O ऑफ n स्क्वेयर. ठीक है, तो रिलेशन के बेस पे चलना है, नॉट सेकेंड्स में नहीं पता चलेगा, बट ये लार्ज स्केल पे कितना अच्छा स्केल होगा उसका एक फैक्टर होता है. तो दिस वॉज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम चीज़ है, बट स्पेस में. लाइक अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने n इनपुट्स लिए हैं एंड देन मैंने एक वेरिएबल बनाया है a इक्वल 2 नाम का, तो क्या हुआ? कितने भी इनपुट आए, मेरा स्पेस कितनी ली? एक वेरिएबल की, कांस्टेंट है. तो दिस विल गिव स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ O ऑफ n ऑफ 1. देन अगर मैंने n इनपुट्स लिए एंड देन एक एरे बना दिया n साइज का, तो क्या होगा? n बड़ा होगा, एरे बड़ा होगा, लीनियरली.
जितना n उतना एरे, तो O ऑफ n आ गया। दिस इज O ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। पहले O ऑफ 1 थी। देन अगर मैं बोल दूं कि n इनपुट्स पे, लाइक हर इनपुट पे तुम n एरेज बना दो, तो वैसे ही क्वाड्रेटिक पे जाएगा। ठीक है, तो स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें समझ आया होगा। ये वही है मेमोरी। स्पेस में ये बता देता है कि मेमोरी कितनी यूज़ होगी ऑन लार्ज स्केल, टाइम में पता लगेगा कितनी टाइम या कितने ऑपरेशंस लगेंगे ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, अब एक बार एरेज के जो हमने क्वेश्चंस देखे हैं उनके टाइम एंड स्पेस देख लेते हैं। आगे से स्टैक में एंड क्यू में मैं साथ साथ कराता रहूँगा, टाइम एंड स्पेस साथ साथ बताता रहूँगा। अभी मेरे को समझाना ज़रूरी था विद पहले बोल देता कि हाँ इसमें O ऑफ 1 है, तो मैं समझ नहीं आता O क्या है 1 क्या है, तो ऐसे बकवास मत पील भाई। तो ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, करें स्टार्ट। हाँ, पहला एल्गोरिदम जो था हमारा, पहला जो एल्गोरिदम था दैट वाज ट्रैवर्सल एल्गोरिदम। ट्रैवर्सल एल्गोरिदम याद है? याद है ना भाई? याद होना चाहिए। ठीक, ट्रैवर्सल एल्गोरिदम। तो ट्रैवर्सल एल्गोरिदम में क्या करा था हमने, एक एरे के हर एलिमेंट पे कूदी मारी थी एंड उसे एक्सेस करा था। एक एरे के हर एलिमेंट पे कूदी मार के उसे एक्सेस करा था। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि अगर एरे की साइज बहुत बड़ी हुई, हमारी कूदियाँ भी बहुत बड़ी, यानी कूदियाँ क्यों बोल रहा हूँ, आई मीन हमें कितने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे वो लीनियरली डिपेंड कर रहा है एरे साइज पे। जितना एरे साइज उतने ऑपरेशंस, x इक्वल टू n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n। क्या हमने कोई स्पेस ली? क्या हमने कोई स्पेस ली, एक्स्ट्रा स्पेस ली? नहीं। तो O ऑफ 1 कांस्टेंट, अगर तुम लो ना लो तो 1 रहता है। अगर तुम लोगे तो सिर्फ एक वेरिएबल बनाया या फिर दो वेरिएबल बनाए या फिर लाइक एक कांस्टेंट नंबर ऑफ वेरिएबल बनाए फॉर एवरी इनपुट, तो वो O ऑफ 1 में आता है। अगर नहीं बनाया तो भी O ऑफ 1 में आता है। तो टाइम O ऑफ n समझ आया, स्पेस O ऑफ 1 समझ आया। कुछ बनाया ही नहीं, अलग से वेरिएबल बनाया ही नहीं। आई तो आइटरेटिंग वेरिएबल है, उसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो टेम्परेरी मेमोरी है। ठीक है, सेकेंड चीज हमने पढ़ा था, इंसर्शन पढ़ा था ना नेक्स्ट। हाँ, इंसर्शन में इंसर्शन एल्गोरिथम में क्या कर रहे थे हम, एक एक एरे था हमारे पास, लेट्स जस्ट से एक्स वाई जेड ए बी सी डी ऐसे करके, एंड मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे एल नाम का एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हम इनसे क्या कर रहे थे, इसके आगे के सारे एलिमेंट्स को राइट शिफ्ट करा एक एक, एंड यहाँ पे जगह बन गई तो यहाँ पे एल को घुसा दिया। ठीक है, ये करा था हमने। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे पता चलेगी? सोचो, अगर n बहुत बड़ा है, अगर n बहुत बड़ा है तो क्या होगा, जो हमारे राइट के एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा होंगे। अगर हमारे राइट के एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, हमें ज़्यादा एलिमेंट्स को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या ये लीनियरली डिपेंड करेगा? लॉजिकली बताओ, क्या ये लीनियरली डिपेंड करेगा? जितना ज़्यादा n उतना ही ज़्यादा ऑपरेशंस। बहुत लॉजिकल बात है, क्वाड्रेटिक पे तो नहीं जाएगा। अ, अगर हमारा n ज़्यादा हुआ है तो राइट के एलिमेंट्स भी ज़्यादा होंगे, उतने ही ज़्यादा होंगे, उसी के कुछ रिलेशन में ज़्यादा होंगे, तो O ऑफ n ही लगना चाहिए। बट
एक बार और, अगर मैं बोलता हूँ कि चलो यार राइट का मैंने कांस्टेंट मान लिया कि एन कुछ भी हो, मैं सिर्फ राइट से पांचवा एलिमेंट उठा रहा हूँ, तो उसमें तो सेम लग रहा है हर इनपुट साइज के लिए, है ना। तो इसलिए हम इसमें सिर्फ एक नहीं देखेंगे। वॉट इज द वर्स्ट केस? सबसे ज्यादा ऑपरेशन कब लगेंगे? जब पहले पोजीशन पे डालना होगा, क्योंकि हमें उसके राइट के सारे एलिमेंट्स को एक एक शिफ्ट करना पड़ेगा, तो एन के एन एलिमेंट्स आगे शिफ्ट होंगे। तो वर्स्ट केस में कितना लग रहा है? ओ ऑफ एन लग रहा है, क्योंकि एन एलिमेंट्स को आगे करना पड़ेगा, तो एन ऑपरेशंस लगेंगे। तो x इक्वल टू एन हो गया, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन बना, यानी ओ ऑफ एन लगा। मेक सेंस? तो वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है ओ ऑफ एन। सही बात। तो बेस्ट केस में क्या होगी? अगर मैं बोलता हूँ बेस्ट केस क्या होगा, इंसर्ट करने के लिए बेस्ट केस क्या होगा, जिसमें हमें राइट शिफ्ट करना ही ना पड़े, ऑपरेशन लगाने ही ना पड़े, लास्ट में डाल दो। लास्ट में डालने पे कुछ शिफ्ट ही नहीं करना, सीधा पुड़ुक। ठीक है। तो कितना भी एन हो, हमेशा जीरो ऑपरेशंस लग रहे हैं, यानी कांस्टेंट टाइम लगेगा, कांस्टेंट। तो वी गो विद ओ ऑफ वन। अब इसमें वर्स्ट केस एंड एवरेज केस का भी इतना ही होगा। एवरेज केसेस ये एल वाला, क्योंकि अगर तुम एवरेज केस मान रहे हो, अगर तुम राइट से फिक्स नहीं ले रहे, कोई रैंडम एलिमेंट ले रहे हो, तो इट विल, जो राइट वाले होंगे वो एन के साथ इंक्रीज होंगे, लीनियरली ही इंक्रीज होंगे, लॉजिकल बात है। तो एवरेज केस भी ओ ऑफ एन लेगा। देन तुम्हारा थर्ड एल्गोरिदम बना था, आई थिंक डिलीशन का। अब व्हाट इज डिलीशन एल्गोरिदम? हम एक एरे ले रहे थे विच वॉज ए बी सी डी ई एफ जी, ओके। एंड इस एरे में हम कोई एक एलिमेंट उठा रहे थे, उसको डिलीट कर रहे थे। अब इसका क्या वर्स्ट बेस्ट एवरेज बन सकता है, सोचो। वर्स्ट क्या सिनेरियो होगा हमारे लिए? हमारा एल्गोरिथम क्या कहता है कि वो एलिमेंट हमें अगर गायब करना है, उसके राइट में सारे एलिमेंट लो एंड एक एक लेफ्ट शिफ्ट कर दो, उसको दबा दो। तो अगर मेरे को ये करना है, सी को हटाना है, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, तो बेस्ट केस क्या है हमारे लिए? बेस्ट केस सिनेरियो सोचो। बेस्ट केस सिनेरियो हमारे लिए ये है कि हमें फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करना पड़े। ये वर्स्ट केस है, हाँ, क्योंकि सारे एलिमेंट करने पड़ेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट तुम्हारा वर्स्ट केस है। तो बेस्ट केस क्या है? बेस्ट केस है कि लास्ट एलिमेंट उड़ा दो। लास्ट एलिमेंट उड़ाया, कुछ शिफ्ट करना ही नहीं पड़ा। लास्ट एलिमेंट उड़ाया, कुछ शिफ्ट करना ही नहीं पड़ा। तो बेस्ट केस सिनेरियो में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी ओ ऑफ वन। अब तो समझ ही गए होगे, अगर मैं लास्ट एलिमेंट उड़ा रहा हूँ, कोई ऑपरेशंस करने नहीं पड़ रहे, तो एन कुछ भी हो, जीरो ऑपरेशंस लग रहे हैं, सिर्फ वो पॉप का एक ऑपरेशन लग रहा है, तो कांस्टेंट ऑपरेशंस है, तो ओ ऑफ वन। वर्स्ट केस देखते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी? ओ ऑफ एन लगेगी। फर्स्ट एलिमेंट उड़ाया, एन के एलिमेंट्स ऐसे पीछे आए। फर्स्ट एलिमेंट उड़ाया, एन के एन एलिमेंट्स ऐसे पीछे, तो ओ ऑफ एन लगा, क्योंकि एन ऑपरेशंस लग गए एन इनपुट के लिए, लीनियर कॉम्बिनेशन। चलो, वही वही चीज़ बोलूँगा, वर्स्ट के साथ एवरेज में भी ओ ऑफ एन लगेगा। अगेन सेम लॉजिक कि अगर हम बोल रहे हैं कि एन बढ़ रहा है, तो इट इज़ प्रिटी नॉर्मल कि राइट के एलिमेंट्स भी बढ़ेंगे, लीनियरली ही बढ़ेंगे, तो कोई वो ऐसे मैथमेटिकल्स जाने की ज़रूरत भी नहीं है, लॉजिकल बात है। इसके साथ लेट्स फिनिश दिस, यू नो
टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मज़ा आया पढ़ाने में। नेक्स्ट हम आएंगे स्टैक्स के साथ। ये एक अलग से टॉपिक था, सेपरेट टॉपिक था, इसलिए इसके लिए अलग से एक लेक्चर डालना पड़ा। मिलेंगे फिर से, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।